हरदा में फैक्ट्री धमाके को लेकर सीएम मोहन यादव ने एक बैठक बुलाई। सीएम ने मंत्री उदय प्रताप और अफसरों को हरदा भेजा है। मध्य प्रदेश के हरदा में ये बड़ा धमाका हुआ है पटाखा फैक्ट्री में। भोपाल और इंदौर में अस्पतालों को तैयारी करने के लिए कहा गया है, निर्देश दिए गए। इंदौर, भोपाल से फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को भी भेजा गया है। तो ये बड़ा धमाका पटाखा फैक्ट्री में, इसके बाद पूरे इलाके में दहशत, अफरा तफरी का माहौल। 60 से ज्यादा घरों में आग लग गई है, इसकी वजह से ये जानकारी मिल रही है। और यही वजह है कि तमाम एहतियाती कदम इस वक्त उठाए जा रहे हैं। हरदा से लेकर राजधानी भोपाल तक हलचल मची हुई है। सीएम मोहन यादव ने इसे लेकर एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई है और अधिकारियों को यह निर्देश दिए गए हैं कि अस्पतालों में भी सुचारू व्यवस्था रखी जाए हर स्थिति से निपटने के लिए। वहीं हरदा में फैक्ट्री में धमाके के बाद दहशत का माहौल है। धमाके के बाद 2 किलोमीटर तक महसूस हुए भूकंप जैसे झटके। आग बुझाने के लिए दमकल की कई गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं। खास बात यह है कि पटाखा फैक्ट्री में आग के बाद तेज धमाके हुए और उसके चलते कई घरों में भी आग लग गई है। शुभम गुप्ता हमारे साथ इस वक्त, हमारे संवाददाता मौजूद हैं। शुभम, क्या जानकारी मिल रही है? चिंताजनक बात जो सामने आ रही है वो ये कि फैक्ट्री में धमाके के बाद कई घर आग की जद में आ गए। काफी बड़ा था और अभी तक अगर आप देखें तो छोटे छोटे धमाके हो रहे हैं। 100 से ज्यादा घरों को खाली करा लिया गया है। 60 से ज्यादा घरों में आग लगी है। और सबसे बड़ी बात कि मुख्यमंत्री मोहन यादव भी इस घटना को लेकर मीटिंग कर रहे हैं। इंदौर क्योंकि हरदा से नजदीक है, लिहाजा इंदौर में जितनी भी अस्पतालों में बर्न यूनिट्स है उन्हें रेडी रहने के लिए कहा गया है। ज्यादा से ज्यादा लोगों का इलाज तुरंत हो। हेलीकॉप्टर से अगर मदद हो सकती है तो हेलीकॉप्टर से मदद दिलाई जाएगी। इसके अलावा भोपाल, इंदौर जितने बड़े शहर है जहाँ पर बर्न यूनिट्स है सभी को तैयार रहने के लिए कहा गया है। अभी तक आधिकारिक रूप से कोई आंकड़ा नहीं आया है कि कितनी डेथ हुई है। एक जानकारी जरूर आई है कि ये फैक्ट्री पूरी तरह से अवैध थी। इसकी कई बार शिकायत भी की गई थी कि इसे शहर के बीचों बीच से हटाया जाए, मगर उस पर ध्यान नहीं दिया गया। और आखिरकार सुबह 11 बजे के करीब ये ब्लास्ट होता है और इतनी जोर से ब्लास्ट होते हैं, बिल्कुल धमाकों की तरह कंपन होता है। शुभम, हमारे संवाददाता इस वक्त बहुत बड़ी जानकारी दे रहे हैं। पटाखा फैक्ट्री में धमाके की ये तस्वीरें जिसने भी देखी उसका दिल दहल गया। और बड़ी जानकारी जो सामने आ रही है वो ये कि 2 किलोमीटर तक भूकंप के झटके महसूस किए गए। इतना जबरदस्त ये धमाका था। और अब जो बड़ी खबर सामने है वो ये कि 60 से ज्यादा घरों में आग लग गई है और प्रशासन ने एहतियाती तौर पर 100 से ज्यादा घर खाली करा लिए। और शुभम हमारे साथ लगातार बने हुए 25 से ज्यादा लोग घायल हैं। 60 से ज्यादा घरों में आग लग गई है। बहुत बड़ा हादसा शुभम, तस्वीरें बहुत भीषण है, भयानक तस्वीरें सामने आ रही हैं हरदा से। अभी क्या अपडेट मिल रहा है? और देखिए, फिलहाल निधि कोशिश यही है कि आग पर काबू पाया जा सके, क्योंकि सुबह 11 बजे ये ब्लास्ट हुआ है। और चूंकि फैक्ट्री में हम जिस तरह से विजुअल्स आए हैं वो काफ़ी डरा देने वाले हैं कि अंदर जो लोग भी मौजूद होंगे। और जो जानकारी मिल रही है कि अभी तक हालांकि वीडियो सामने नहीं आए हैं, मगर कई शव पड़े हुए लोगों ने देखे हैं, जिसमें महिलाएं, बच्चे भी शामिल हैं। और यही कारण है कि मुख्यमंत्री ने भी इसे गंभीरता से लिया है। कैबिनेट मीटिंग चल रही थी, उस वक्त पूरा ध्यान हटाकर स्पेसिफिक अब हरदा मामले पर मीटिंग हो रही है। जो मंत्री हैं वो सीधे हेलीकॉप्टर से अब हरदा पहुंचेंगे। जितनी अस्पतालों में बर्न यूनिट्स हैं उन्हें तैयार रखने के लिए कहा गया है। निर्देश खुद मुख्यमंत्री ने दिए हैं, चाहे वो इंदौर के अस्पतालों की बात करें या फिर भोपाल के अस्पतालों की बात करें। तो वाकई में बहुत ही दहला देने वाली ये घटना है। अभी तक आधिकारिक रूप से ये आंकड़ा सामने नहीं आ पाया है कि कितने लोगों की मौत हुई है। धीरे धीरे सभी चीज़ें आएगी। बहरहाल दमकल की दर्जनों गाड़ियां उस मौके पर मौजूद हैं और कोशिश यहां पर यही है कि जो लोग घायल हुए हैं उन्हें जल्द से जल्द अस्पताल पहुंचाया जा सके और इस आग पर जल्द से जल्द काबू पाया जा सके। बिल्कुल शुभम, आप हमारे साथ बने रहिए। और देखिए, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं हरदा में जो फैक्ट्री में धमाका हुआ है, पटाखा फैक्ट्री, और इसमें किस तरह से बड़ा धमाका हुआ है। और हरदा फैक्ट्री धमाके में कांग्रेस ने सवाल भी खड़े कर दिए।
शहर के बीच में पटाखा फैक्ट्री पर सवाल खड़े किए गए हैं। कई बार जिला प्रशासन से शिकायत की गई, ये कांग्रेस की तरफ से कहा गया है। और जिस तरह से शुभम हमारे संवाददाता बता रहे हैं कि पटाखा फैक्ट्री जिसमें धमाका हुआ है, जिसकी तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, वहां पर कई शव भी पड़े हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि ये नहीं कहा जा सकता कि अभी संख्या कितनी है, लेकिन शुभम, क्या ये कुछ पता चल पाया है कि जिस वक्त इस पटाखा फैक्ट्री में धमाका हुआ उस वक्त कितनी संख्या में लोग यहां मौजूद रहे होंगे जो काम कर रहे थे? कोई जानकारी? देखिए, इस इलाके का नाम बैरागढ़ इलाका है, बैरागढ़ बस्ती से कहते हैं। और इस फैक्ट्री के आसपास कई बस्तियां हैं। जो लोग फैक्ट्री में काम करते हैं वो भी इसी फैक्ट्री के आसपास रहते हैं। जो जानकारी इस वक्त हमारे पास लेटेस्ट अपडेट आ रहा है कि जब ब्लास्ट हुआ तो कई लोग एक तरह से उछल गए और उसके बाद उनकी मौत हुई। तो आप जो वीडियोस आए उससे देखकर ही अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि जब ये ब्लास्ट हुआ होगा, जो लोग फैक्ट्री में मौजूद होंगे या उसके आसपास भी मौजूद होंगे तो स्थिति क्या होगी। तो इसीलिए ये काफ़ी भयावह, डरा देने वाली, दिल दहला देने वाली घटना है। खुद मुख्यमंत्री इसे गंभीरता से ले रहे हैं और उम्मीद यहाँ पर यही है कि जो लोग घायल हुए हैं, जिन्हें जल्द से जल्द अस्पताल पहुँचाने की ज़रूरत है कि कम से कम उनकी ज़िंदगी को बचाया जा सके, उसी की कोशिश में फ़िलहाल प्रशासन लगा है। जो आसपास के ज़िले हैं वहाँ से भी मदद मांगी जा रही है कि अब ब्लास्ट तो हो चुका है मगर उसके बाद जितनी मदद की जाए, जितने लोगों की जान बचाई जा सके, उसी को लेकर प्रशासन प्रयास कर रहा है। शुभम, कुल मिलाकर देखिए ये साफ है कि प्राथमिकता इस वक्त घायलों को इलाज पहुंचाना है, जल्द से जल्द उन्हें अस्पताल पहुंचाया जाए, यही है। लेकिन सरकार इस पूरे मामले पर किस तरीके से एक्शन मोड में इस वक्त है? देखिए, बिल्कुल, चूँकि जब ये सूचना सीधे लोगों के सामने आई उस वक्त वल्लभ भवन में, मंत्रालय में कैबिनेट मीटिंग चल रही थी और उसके बाद उस कैबिनेट मीटिंग को रोका गया। स्पेसिफिक जो है वो चर्चा सिर्फ और सिर्फ अब हरदा में इस ब्लास्ट को लेकर हो रही है। मुख्यमंत्री ने सीधे मंत्रियों से, अधिकारियों से कहा है कि आप हेलीकॉप्टर से हरदा पहुंचिए। जो अस्पतालों में बर्न यूनिट्स हैं उन्हें तैयार रखने के लिए कहा गया है। भोपाल के अस्पतालों को अलर्ट पर रखने के लिए कहा गया है, इंदौर के अस्पतालों को। और यहाँ पर फिलहाल अभी सरकार का फोकस यही है कि कार्रवाई जो करना होगी फैक्ट्री मालिक पर, जो लोग इसके गुनहगार हैं, जिन्होंने लापरवाही बरती है, उन पर तो बाकी ही जाएगी। मगर पहली प्राथमिकता इस वक्त लोगों की जान बचाने की, क्योंकि अभी भी कई लोग अंदर फंसे हुए हैं, उन्हें निकाला जा रहा है। 50 से ज़्यादा लोग ऐसे सामने दिखाई दिए हैं जो कि बुरी तरह से जले हुए हैं मगर उनकी सांसें चल रही है। तो पहली कोशिश यहाँ पर सरकार की यही है कि लोगों की जान बचाई जा सके। जी शुभम, एक और जानकारी मिल रही है कि आसपास के कुल 100 घरों को खाली करवाया गया है। इससे समझ में आ रहा है कि घनी आबादी वाला ये पूरा इलाका, और इस बीच ये पटाखा फैक्ट्री थी। तत्काल प्रभाव से क्या राहत और बचाव के काम वहां पर हो रहे हैं? देखिए, बिल्कुल, चूंकि ये ब्लास्ट हुआ और इसके आसपास बस्ती वाले इलाके हैं, लिहाजा घरों में जबरदस्त विस्फोट हुआ है, धमाके की आवाज आप सुन सकते हैं। आसपास में काफी घर थे। फिलहाल जो जानकारी है कि 100 घरों को खाली करवाया गया है। शुभम, अपनी जानकारी पूरी करिए। बिल्कुल, चूंकि 50 से 60 घरों में तो आग लग चुकी थी, लोग वहां से भागते हुए दिखाई दिए और आग चूंकि लगातार बढ़ रही थी, इसी कारण प्रशासन ने 100 से ज़्यादा घरों को खाली कराया है। लोगों को एक सेफ प्लेस पर ले जाया जा रहा है ताकि आगे किसी तरह की कोई जनहानि ना हो। शुभम, हमारे संवाददाता जो जानकारी दे रहे हैं वो आपके सामने है, लेकिन दिल दहला देने वाली ये तस्वीरें पटाखा फैक्ट्री में धमाके की, आप अंदाजा लगा सकते हैं 2 किलोमीटर दूर तक कंपन धरती में महसूस किया गया है। ये विस्फोट इतना जबरदस्त था। हरदा में पटाखा फैक्ट्री में धमाका होता है और उसके बाद एक एक करके जो आसपास के तमाम घर थे वो इसकी जद में आ जाते हैं। 60 से ज्यादा घरों में आग लग गई है। ये मध्य प्रदेश के हरदा का नया वीडियो आपके सामने है, नई तस्वीरें आपके सामने हैं, क्योंकि अच्छी खासी दूर तक के इलाकों पर इस विस्फोट का कितना असर हुआ है वो आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में, कैसे हड़कंप मचा हुआ है इस धमाके के बाद और लोग इधर उधर
जाकर बचने की कोशिश करते नजर आए, लेकिन बहुत बड़ी लापरवाही भी यहां पर अंजाम दी गई है, क्योंकि रेजिडेंशियल इलाके में एक पटाखा फैक्ट्री चल रही थी जिसके बारे में लोगों ने कई बार कंप्लेंट भी की, लेकिन प्रशासन के कानों पर जू नहीं रेंगी और ये इतना बड़ा हादसा हो गया। शुभम, आपका शुक्रिया तस्वीरें पहुंचाने के लिए। आगे भी आपसे डिटेल में जानकारी लेंगे। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड विधानसभा में यूसीसी बिल पेश कर दिया गया है। TV9 पर उत्तराखंड यूसीसी बिल की कॉपी भी मौजूद है। सभी धर्मों में एक समान विवाह व्यवस्था इसमें है। यूनिफॉर्म सिविल कोड के विधेयक के तहत तलाक केवल न्यायिक प्रक्रिया से ही होगा, ये इसमें बड़ी बात कही जा रही है। पति पत्नी दोनों के तलाक के समान कानून होगा। संपत्ति में महिलाओं को बराबरी का हक भी दिया जाएगा। और चलिए अब आपको ये बताते हैं कि आखिर उत्तराखंड यूसीसी बिल में है क्या, ये आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। दरअसल इसमें यह साफ कहा गया है सभी धर्मों में एक समान विवाह व्यवस्था रखी गई है। दूसरी बड़ी बात यह कि पति पत्नी के जिंदा रहने पर दूसरी शादी मुमकिन नहीं है। सभी के लिए शादी का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य होगा, यानी जरूरी होगा। तलाक केवल न्यायिक प्रक्रिया से ही होगा, यह भी इसमें कहा गया है। पति पत्नी दोनों के तलाक के समान कानून रखे गए। हर धर्म में लड़कियों की शादी की उम्र 18 साल रखी गई है और इसके अलावा लिव इन का डिक्लेरेशन अनिवार्य किया गया है। और साथ ही आठवीं बड़ी बात क्या सामने आ रही है, संपत्ति में महिलाओं को बराबरी का हक इस कानून के तहत दिया गया है। तलाक के बाद बच्चों के संरक्षक तय होंगे। और 10वीं बड़ी बात क्या निकल कर आ रही है, सभी धर्मों में गोद लेने की प्रक्रिया आसान होगी। तो यूसीसी बिल में क्या खास है, यह आपको हमने बताया। उत्तराखंड मंत्रिमंडल ने विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट में ज्यादा तब्दीली नहीं की है और सभी सिफारिशों को हूबहू स्वीकार किया है। समिति ने नागरिक कानूनों से जुड़े सभी विषयों पर संपूर्णता के साथ अपनी राय दी है। यूसीसी के प्रमुख सिफारिशों की बात करें तो इसमें तलाक का समान आधार होगा, बहुविवाह पर रोक होगी, उत्तराधिकार में बराबर के अधिकार और साथ ही लिव इन रिलेशनशिप की डिक्लेरेशन भी जरूरी बताई जा रही है। विधानसभा में विधेयक को मंजूरी मिलने के बाद राज्यपाल के पास इसे भेजा जाएगा। इसे राष्ट्रपति और गृह मंत्रालय को भी भेजा जा सकता है, क्योंकि उत्तराखंड यूसीसी केंद्रीय कानूनों से मिलता जुलता है, जहां से मंजूरी के बाद ही उत्तराखंड में विधेयक लागू होगा। उत्तराखंड में यूसीसी लागू होने से दशकों से चली आ रही कुरीतियों पर विराम लग जाएगा। सभी लोगों को एक समान अधिकार मिल सकेगा। यूसीसी के लिए धामी सरकार ने मई 2022 से कवायद शुरू कर दी थी। बिल को लेकर सीएम धामी कह चुके हैं कि ये किसी के खिलाफ नहीं है, बल्कि समाज में एक रूपता लाने के लिए जरूरी है। समाजवादी पार्टी के सांसद एसटी हसन ने कहा है कि उत्तराखंड में लागू होने वाले यूसीसी कानून में अगर कुरान से टकराव नहीं होगा तो किसी को एतराज नहीं होगा। डॉक्टर एसटी हसन साहब हमारे साथ हैं। सर, उत्तराखंड में आज जो यूसीसी जो है कानून बनने जा रहा है, बिल पास होने जा रहा है विधानसभा से, आप लोग इसे पक्ष में हैं? देखिए, अगर इसके अंदर कुरान शरीफ के हिसाब से या उसके खिलाफ कोई बात नहीं है, कुरान की हिदायत के मुताबिक है, तो हमें कोई इतराज़ नहीं। आप कानून कितने ही बना लें, हम दूसरे तरीक़ों से उसको फॉलो करेंगे। अगर यूसीसी कानून बन गया तो आप लोग नहीं मानेंगे, उसे कुरान को मानेंगे? यकीनी तौर पे हम कुरान को मानेंगे, उसकी हिदायत को मानेंगे, क्योंकि उन कानूनों से किसी दूसरे को तकलीफ नहीं हो रही। लेकिन ये क्यों लाया जा रहा है, पहला सवाल तो यही, लाया क्यों जा रहा है? तो आप लोग विरोध क्यों कर रहे हैं? ये इसलिए कर रहे हैं कि ये सिर्फ वोट पोलराइज करने के लिए लाया जा रहा है। हिंदू मुसलमान करके वोट पोलराइज करने की बहुत पुरानी परंपराएं रही हैं इन लोगों की। अगर किसी की औलाद नहीं होती है, या बहुत बीमार बीवी है, या बहुत करप्ट बीवी है, पहली बीवी की इजाज़त से अगर कोई दूसरी शादी करता है तो आपको क्या तकलीफ है? क्या हो नहीं रही? मुस्लिम्स में तो सबसे कम हो रही परसेंटेज, तो हिंदू भाइयों की बहुत ज़्यादा है दूसरी शादी की। और उत्तराखंड यूसीसी पर मौलाना साजिद रशीदी ने कह दिया है कि अब मुसलमान चुप नहीं बैठेगा। वहीं प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा है कि इसका विरोध बीजेपी समर्थक भी कर रहे हैं। जिस दिन राष्ट्र में आएगा और जिस दिन उस मंशा से आएगा जहाँ पे महिलाओं को अधिकार मिलने चाहिए और यूनिफॉर्मिटी आनी चाहिए और राजनीति नहीं होनी चाहिए, तब मैं इस पर चर्चा करूंगी। पर सवाल ये उठता है कि देश के प्रधानमंत्री ने खुले मंच पे कहा था कि यूसीसी की चर्चा होनी चाहिए, अचानक से चुप क्यों हो गए?
कि ये देखने लग गए कि उन्हीं के खेमों में जो जिन पे भरोसे ये करते हैं कि उनको वोट करेंगे, वो लोग भी प्रोटेस्ट करने लग गए। तो जब चर्चा आएगी पार्लियामेंट में, उस पर खुल के मैं चर्चा करूँगी। मुसलमानों को संवैधानिक तरीके से बाहर निकलना पड़ेगा। हम सड़कों पे आए, जैसे किसान आए, मुसलमानों को भी कुर्बानी देनी पड़ेगी। अगर मुसलमान कुर्बानी देने के लिए तैयार नहीं है, हमारा जो संवैधानिक अधिकार है, हम सड़कों पर निकलें और सरकार के खिलाफ हम सामने आए और आकर ये बताएं और जताएं कि अगर हमारे धर्म पर किसी तरह का कोई अटैक करने की कोशिश की गई तो मुसलमान अब खामोश नहीं रहेगा। तो यूसीसी पर अलग अलग बयानात आने शुरू हो गए हैं। वहीं संसद में ईश निंदा कानून बनाने की मांग उठी है। बीजेपी सांसद डॉक्टर अशोक वाजपेयी ने कानून बनाने की मांग की है। धर्म के अनादर पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, ये मांग उठाई गई है अशोक वाजपेयी की तरफ से, बीजेपी के सांसद की तरफ से। उत्तर प्रदेश से बीजेपी के राज्यसभा सांसद डॉक्टर अशोक वाजपेयी ने सरकार से ईश निंदा कानून बनाने की मांग की है। उनके मुताबिक आए दिन कई लोग हमारी धार्मिक भावनाओं को आहत करते रहते हैं। लगातार दूसरे धर्मावलंबी हमारे धर्म के प्रति जिस तरीके की गंदी टिप्पणियां करके, हमारे अपमानजनक टिप्पणी करके हमारे धर्म को, हमारी आस्था को, हमारे विश्वास को चोट पहुंचाने का काम करते हैं, गंभीर विषय है। आज तक देश में कई बार ये मांग उठी है कि यहाँ पर भी ईश निंदा कानून बनाया जाए। तो मैं चाहूंगा भारत सरकार से ये मेरी अपील होगी आपके माध्यम से कि यहाँ पर ईश निंदा कानून बने और इस तरीके से हमारे धर्म को या किसी भी धर्म का अपमान करने वाले, धर्म के प्रतीकों का अपमान करने वाले, धर्म के विरुद्ध अपमानजनक टिप्पणी करने वाले, अपमानजनक साहित्य प्रचारित करने वाले, अपमानजनक चित्र बनाने वालों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही का प्राविधान किया जाए। ऐसे लोगों पर लगाम लगाने के लिए देश में ईश निंदा कानून होना चाहिए। दुनिया के कई देशों में ईश निंदा कानून पहले से है। और केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल ने टीवी9 से खास बातचीत में कहा कि धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वालों के खिलाफ एक्शन होना चाहिए, क्योंकि इससे देश की एकता कमजोर होती है। सार्वजनिक जीवन में मैं देखता हूं कि कुछ कार्टून ऐसे बना देते हैं, चित्र बना देते हैं, स्टेटमेंट या लेख ऐसे लिख देते हैं जिससे धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचती है और उससे फिर सांप्रदायिक दंगे होने की संभावना होती है। अब ऐसी सब चीज़ों से देश की एकता, अखंडता और भाईचारा कमज़ोर होता है। जब हम विश्व गुरु बनने जा रहे हैं, विकसित राष्ट्र बनने जा रहे हैं, तो इस प्रकार की घटनाओं से देश का विकास भी बाधित होता है और एकता, अखंडता, भाईचारा भी टूटता है। जो लोग सनातन में देवी देवताओं के ऊपर टिप्पणी करते हैं, लेकिन जो सनातन धर्म पर टिप्पणी करते रहते हैं, एक धर्म विशेष के खिलाफ अगर जरा भी बोल जाएंगे, अगर उनमें इतनी हिम्मत है, तो जरा उधर के बारे में भी कोमा फुल स्टॉप भी चेंज करने की बात हो जाएगी तो उचित नहीं होता है। रुकेगा कैसे? क्या कानून से रुकेगा ये? मैं तो कहता हूँ गुड क्वालिटी एजुकेशन से भी रुकेगा। लोगों में इस प्रकार की शिक्षा होनी चाहिए कि अपने धर्म की इज्जत, अपने धर्म पर गर्व करें और दूसरे धर्म का सम्मान करें। इधर आम आदमी पार्टी ने ईडी की नीयत पर ही सवाल उठा दिया और जांच में घोटाले का आरोप लगा दिया है। सरकार में मंत्री आतिशी ने आरोप लगाया कि ईडी खुद सबूत मिटा रही है। दिल्ली में ईडी ने आज आम आदमी पार्टी के कई नेताओं के ठिकानों पर छापा मारा। इस बीच पार्टी ने ईडी पर बड़ा आरोप लगाया है। मंत्री आतिशी ने कहा है कि ईडी जांच से जुड़े सबूत मिटा रही है, इससे जुड़े ऑडियो रिकॉर्डिंग्स डिलीट कर रही है। आतिशी ने कहा कि ईडी की जांच में ही घोटाला है। आज देश के सामने ये बात आ गई है कि यहाँ पे घोटाले की जांच नहीं हो रही है, ईडी की इस जांच में ही घोटाला है। आज मैं ईडी से पूछना चाहती हूं, मेरा पहला सवाल ईडी से, कि ये ऑडियो रिकॉर्डिंग्स डिलीट करके ईडी किसको बचाना चाहती है? ईडी क्या छुपाना चाहती है जिसकी वजह से उन्होंने पिछले 1.5 साल की सारी ऑडियो रिकॉर्डिंग्स डिलीट कर दी हैं? आपने मांग की है कि ईडी जांच से जुड़े ऑडियो रिकॉर्डिंग्स जारी करे। आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया है कि ईडी ने इन्हीं खुलासों को रोकने के लिए रेड मारना शुरू किया है। इधर आम आदमी पार्टी के कुछ नेताओं के खिलाफ ईडी ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। जांच एजेंसी ने आज 12 ठिकानों पर छापेमारी की।
आम आदमी पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होने से ठीक पहले आज ईडी ने आम आदमी पार्टी के नेताओं के ठिकानों पर छापे मारे। इस छापेमारी में केजरीवाल के निजी सचिव और जल बोर्ड के पूर्व सदस्य भी शामिल थे। ईडी ने केजरीवाल के निजी सचिव विभव कुमार, राज्यसभा सांसद एनडी गुप्ता, जल बोर्ड के पूर्व सदस्य शलभ कुमार के यहाँ छापे मारे। आम आदमी पार्टी ने कहा कि ईडी की ये साजिश आगे भी जारी रहेगी। आज दिन भर में आम आदमी पार्टी के कई और नेताओं के घर पर ईडी रेड करने वाली है। ये क्या प्रयास है ईडी का? ये क्या प्रयास है भारतीय जनता पार्टी शासित केंद्र सरकार का कि वो अपनी एजेंसीज के माध्यम से आम आदमी पार्टी को डराने की कोशिश कर रही है, धमकाने की कोशिश कर रही है और हमारी बात को दबाने की कोशिश कर रही है। विजिलेंस की शिकायत में पता चलता है कि केजरीवाल के निजी सचिव विभव कुमार पर आरोप है कि दिल्ली जल बोर्ड में किसी पद पर नहीं रहते हुए भी उन्होंने जल बोर्ड का फ्लैट अलॉट कराया था। दिल्ली सचिवालय से की गई शिकायत में बताया गया था कि पीडब्ल्यूडी की जगह विभव कुमार को जल बोर्ड में फ्लैट दिया गया। और दिल्ली से एक बड़ी खबर मिल रही है। दिल्ली से लश्कर का आतंकी गिरफ्तार किया गया है। पाकिस्तान से हथियार सप्लाई में आतंकी शामिल था। जम्मू कश्मीर में कई आतंकी हमलों में ये आरोपी शामिल था। तो बहुत बड़ी खबर आ रही है। राजधानी दिल्ली से एक आतंकी को पकड़ा गया है। लश्कर का ये आतंकी बताया जा रहा है जिसे गिरफ्तार किया गया है। पाकिस्तान से हथियार सप्लाई में ये आतंकी शामिल था, ऐसी भी जानकारी मिल रही है। साथ ही जम्मू कश्मीर में कई आतंकी हमलों में ये आरोपी शामिल था, जो कि अब दिल्ली से पकड़ा गया है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी जितेंद्र शर्मा हमारे साथ जुड़ गए। जितेंद्र, क्या जानकारी मिल रही है इस आतंकी के बारे में? जी बिल्कुल, देखिए नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से रियाज अहमद की गिरफ्तारी हुई है। बताया जाता है कुपवाड़ा का रहने वाला और इसके अलावा ये दरअसल जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म है उसको बढ़ावा देने की कोशिश कर रहा था और वहां से लगातार जो हथियार थे जो कि पाकिस्तान बॉर्डर के जरिए हिंदुस्तान लाए जा रहे थे उसमें एक अहम रोल अदा इसकी तरफ से किया जा रहा था। इसके बारे में जानकारी मिली थी कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के पास आने वाला है। दरअसल इन्होंने एक मॉड्यूल लश्कर का एक नया मॉड्यूल दिल्ली और एनसीआर के अंदर खड़ा करने की कोशिश की जा रही है। उसी को लेकर पुलिस ने रेड कर इसकी गिरफ्तारी की है। इससे आगे की पूछताछ की जा रही है। 2 लोगों के नाम पता चले हैं जो कि पीओके में मौजूद हैं और इनके लगातार ये संपर्क में था और वही इसके हैंडलर बताए जा रहे हैं। उन्हीं के इशारे पर ये लगातार जो पाकिस्तान बॉर्डर है वहां से हथियार की हिंदुस्तान के अंदर सप्लाई कर रहा था। जी जितेंद्र शर्मा हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ मौजूद हैं। जितेंद्र, ये बड़ी कामयाबी बताई जा रही है। कुछ पता चल पाया है कि इस आतंकी के लश्कर के साथ जिसका संबंध बताया जा रहा है, इसके इरादे क्या थे? क्या जानकारी मिल पाई है? जी बिल्कुल, देखिए पीओके में मंजूर और इसके अलावा काजी मोहम्मद नाम के 2 शख्स हैं जो कि इसके हैंडलर बताए जाते हैं। लगातार उनके संपर्क में था और बताया जा रहा है कि उन्हीं के इशारे पर ये पाकिस्तान से जो हथियार हिंदुस्तान में गलत तरीके से भेजे जा रहे थे उनको सप्लाई करने की कोशिश कर रहा था। 5 AK-47 भी हाल ही ने इसने पाकिस्तान बॉर्डर से हिंदुस्तान में कुपवाड़ा में किसी को सुपुर्द की थी। तो इस तरीके की जानकारी अभी तक इससे फिलहाल पूछताछ के दौरान पता चली है। इसके अलावा दिल्ली में किससे मिलने यहाँ पर पहुंचा था और इसके टारगेट क्या थे, इस बारे में अभी से आगे की पूछताछ की जा रही है। जी चलिए, शुक्रिया आपका जितेंद्र इस ताजा जानकारी और अपडेट के लिए। खबरों में आगे बढ़ते हैं। वाराणसी जिला अदालत में सुनवाई से जुड़ी अगली बड़ी खबर। हिंदू पक्ष की याचिका पर दरअसल आज सुनवाई होनी है और हिंदू पक्ष ने यह डिमांड की है अपनी याचिका में कि जो बंद तहखाने हैं उनका भी एएसआई सर्वे कराया जाए। ज्ञानवापी का एएसआई का साइंटिफिक सर्वे हो चुका है और उससे हिंदू पक्ष के तमाम दावे और मजबूत हुए थे। अब हिंदू पक्ष की तरफ से एक नई याचिका डाली गई है और कहा यह गया है कि जो और भी तहखाने मौजूद हैं उनका भी एएसआई सर्वे कराया जाए। और इसी से जुड़ी हमारी अगली बड़ी खबर। तहखाने में पूजा पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में भी है सुनवाई। मुस्लिम पक्ष ने जिला जज के आदेश को दी है चुनौती। डीएम को रिसीवर बनाने के आदेश को भी चुनौती दी गई है। कोर्ट ने पिछले आदेश में पूजा पर रोक नहीं लगाई थी और सुनवाई को टाल दिया गया था और अब इस मामले में आज सुनवाई होनी। वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद में हिंदुओं को पूजा की इजाजत दिए जाने के खिलाफ मुस्लिम पक्ष द्वारा दायर याचिका पर आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है। इससे पहले मुस्लिम पक्ष ने मामले में सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगाई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें हाईकोर्ट जाने को कहा था।
वाराणसी कोर्ट ने अपने एक फैसले में ज्ञानवापी में हिंदुओं को पूजा पाठ करने की अनुमति दी थी, जिसके खिलाफ मुस्लिम पक्ष यानी अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी ने याचिका दाखिल कर वाराणसी जिला जज के आदेश को चुनौती दी। याचिका पर आज इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुनवाई होगी। वहीं ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी मामले पर याचिकाकर्ता रेखा पाठक ने कहा, मुझे उम्मीद है उन्हें हाई कोर्ट से भी झटका लगेगा। जब हम लोगों ने जीत हासिल कर ली और तलगरी में ज्ञानवापी तलगरी में जब पूजा पाठ हम लोग का अधिकार मिल गया, तब वो लोग क्यों सुप्रीम कोर्ट गए रात में? बताइए, 4 बजे भोर में गए सुप्रीम कोर्ट। वहाँ से उनको बोला गया कि जाइए आप हाई कोर्ट जाइए। हाई कोर्ट में भी है, हाई कोर्ट में भी सुनवाई होगा, लेकिन हमको लग रहा है कि हाई कोर्ट से भी उनको झटका ही लगेगा। 80% काम हो चुका है, 20% बाकी है। 20% में ही बाबा और 8-10 तहखाने बाकी हैं, उसको भी खोलना जरूरी है कि क्या है। इस बीच ज्ञानवापी मुद्दे पर जमकर बयानबाजी भी हो रही है। तौकीर रजा बार बार सड़क पर उतरने की धमकी दे रहे हैं। वहीं इस मुद्दे में साधु संत भी कूद पड़े हैं। इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल के चीफ तौकीर रजा ज्ञानव्यापी मामले में आए फैसले के बाद से विवादित बयान दे रहे हैं। तौकीर ने कहा है कि ज्ञानव्यापी मुद्दे में बेईमानी की जा रही है और मुसलमानों के सब्र का इम्तिहान लिया जा रहा है। बाबरी मस्जिद में जो कुछ भी हुआ, हमने उसे इसलिए सब्र किया कि हम अपने देश में अमन अमान बनाए रखना चाहते थे, लेकिन उसको हमारी बुज़दिली समझा गया। अब वही बेईमानी उसी तरीके पर काम किया जा रहा है और ज्ञानव्यापी को भी उसी तरीके से हथियाने की कोशिश की जा रही है। विवादित बयान को लेकर दूसरा पक्ष भी पीछे नहीं है। तौकीर के बयान के बाद हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास ने क्या कहा, ये भी सुनिए। हम 3 नहीं 30,000 से ऊपर देश में जहां जहां भी सनातन संस्कृति का जुड़ा हुआ स्ट्रक्चर है, उसको हम संवैधानिक तरीके से लेंगे। 3 नहीं 30,000 पूरे हिंदुस्तान में नहीं बचेगा। खबर बाराबंकी से है, जहां पर प्रार्थना सभा के बहाने धर्मांतरण की कोशिश का मामला सामने आया है। करीब 300 लोगों को बुलाया गया चर्च, जो जानकारी सामने आ रही है। बीमारी और परेशानियों से छुटकारे का लालच दिया गया था इन सभी को। जानकारी मिलने पर मौके पर पुलिस पहुंची और उसके बाद तफ्तीश शुरू कर दी गई है। कई लोगों को हिरासत में लिया गया है, पूछताछ जारी। यूपी के बाराबंकी से प्रार्थना सभा के बहाने धर्मांतरण के प्रयास का मामला सामने आया। आरोप है कि अयोध्या और आसपास के जिलों में करीब 200 से ज्यादा लोगों को एक चर्च में इकट्ठा किया गया। हिंदू संगठन ने प्रशासन से शिकायत कर मामले में कार्रवाई की मांग की। हमने पूछा भी और यहाँ अधिकारियों ने भी पूछा है, तो ये बता रहे हैं यहाँ आए हैं और यहाँ कुछ सिखाते हैं और बताते पूजा करो, ऐसे उनको मानो। और ये कौन लोग हैं, किस जात के लोग हैं? यहाँ पर ज्यादातर रावत, गौतम, कोरी, ये ज्यादा संख्या में यही लोग दिखे हैं। आरोप है कि यहाँ लोगों को रोग और परेशानियों से छुटकारा दिलाने के नाम पर बुलाया जाता है। हिंदू संगठन की शिकायत पर पुलिस ने छापेमारी कर धार्मिक साहित्य भी बरामद किए हैं। जो यहाँ पे लोग आए हैं और उनसे जो बातचीत हुई है, उससे कुछ संदिग्ध कार्रवाइयों की अभी हमें प्रथम दृष्टया पुष्टि होती है। प्रार्थना सभा को लेकर आयोजकों पर प्रशासन से इजाजत न लेने का भी आरोप है। पुलिस 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर मामले की जांच में जुटी है। और इस बीच बड़ी खबर सामने आ रही है। आनंद आश्रम में साध्वी की समाधि पर बड़ा खुलासा हुआ है। जांच के दौरान हार्ट बीट बंद थी, कहना जेपी सिंह का। सीएचसी के अधीक्षक डॉक्टर जेपी सिंह की ओर से यह बड़ा बयान दिया गया है। जांच में ईसीजी रिपोर्ट में स्ट्रेट लाइन थी। जांच के लिए डॉक्टर नहीं टेक्नीशियन गए थे, ये कहना जेपी सिंह का। और इस बीच बिना ईसीजी कराए जिंदा या मौत की पुष्टि नहीं, ये जेपी सिंह ने कहा है। आश्रम के लोगों ने टेक्नीशियन पर दबाव बनाया, ये बड़ा आरोप उनकी तरफ से लगाया गया है। आश्रम के लोगों ने हलचल होने की बात की, दबाव में दिए, ईसीजी में हलचल की बात कही। लखनऊ के आनंद आश्रम में गुरु मां की समाधि पे विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है और इस समय हम पहुंचे हैं सीएचसी के अधीक्षक के पास, जिनकी पूरी टीम जो है वो आश्रम के अंदर पहुंची थी और उन्होंने जो गुरु मां की समाधि को लेकर पूरी जांच की थी। हमारे साथ सीएचसी के जो अधीक्षक हैं वो जेपी सिंह जी मौजूद हैं, उन्हीं से बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इनकी जो टीम वहां पहुंची थी तो इन्होंने वहां पे क्या पाया। सर ये बताइए, आपकी जो पूरी टीम गई थी वहां पर जांच करने के लिए, उसने क्या पाया, वहां पे क्या दिखा आप लोगों को?
टीम गई थी, टीम लगभग 11 बजे पहुंची है और 1:10 पे उन्होंने अंदर उनको टेस्ट के लिए बुलाया और टीम जाने के बाद जो रिपोर्ट आई है उसमें ECG स्ट्रेट लाइन था, BP 0, पल्स 0 और पीपल डायलेटेड था। चूँकि वहाँ ये था कि इसके अतिरिक्त क्या कोई और ऐसी जांच जिससे हम इसको 100% कंफर्म मान सकते हैं कि ये किस स्थिति में है, तो मेरे स्तर से और टीम के द्वारा यह उनको बता दिया गया था कि EEG कराएं, जिससे कि कोई अगर ब्रेन में इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज़ हो तो उस चीज़ को देखा जा सके या पाया जा सके और उसके आधार पे एक स्पेशलिस्ट जो डॉक्टर्स होते हैं उनसे सलाह लेने के बाद ही किसी निर्णय पे पहुंचा जा सकता है। सर, लेकिन उस दिन जो रिपोर्ट्स आई थी, उस दिन जो इंटरव्यूज़ हुए थे, जो आपके यहाँ डॉक्टर्स ने जो बयान दिए थे, टेक्नीशियन ने कहा था, डॉक्टर ने कहा था, उसमें उन्होंने कहा था कि ब्रेन डेड है, श्वास नहीं आ रही, लेकिन ECG में हलचल पाई गई है। तो वो क्या था, वो क्या कन्फ्यूज़न था, क्या था? देखिए, ECG टेक्नीशियन गए थे और उनका काम केवल था ECG करना। रिपोर्ट जो है स्पेशलिस्ट देते हैं, डॉक्टर्स भी रिपोर्ट ECG के नहीं देते हैं, जो ECG स्पेशलिस्ट होते हैं उनके द्वारा दी जाती है। तो कहीं न कहीं उनको किसी तरह का एक दबाव बना रहा होगा जिसकी वजह से उन्होंने ये चीज़ कही है, जो मुझे उन्होंने अवगत कराया। किस तरीके का दबाव, कौन लोग दबाव बना रहे हैं? दबाव का सेंस यही है कि अगर आप कहीं किसी जगह जा रहे हैं और कई लोग इकट्ठा हैं तो उनका ये होता है कि भाई आप ये बताइए कि ये देखिए हल्की फुल्की ऊंच नीच दिख रही है या जो भी है, जबकि वो स्ट्रेट लाइन में ही मानी जाती है। तो क्या आश्रम के लोग वहाँ पे दबाव बना रहे थे? ये चीज़ मेरा कहना नहीं है कि हाँ आश्रम के लोग हैं, जैसे एक होता है कि पब्लिक प्रेशर भी होता है, वो चीज़ होती है। और अब आपको एक वीडियो दिखाते हैं। दावा है कि ये वीडियो आनंद आश्रम का है। जिस कमरे में साध्वी ने समाधि ली, वहां जांच टीम ने उनका ECG किया। टेक्नीशियन की टीम और आश्रम के सेवादारों के बीच बातचीत का ये वीडियो देखिए। अच्छा, हाँ। अच्छा देखिए, इसमें देखिए चल रहा है। हाँ सर, अप डाउन चल रहा है। हाँ, एक्टिविटी इसी से तो पता चल रहा है कि एक्टिविटी हार्ट बीट आए या ना है। तो ये मशीन बता दी कि इसके अंदर कुछ है। अब क्या है ये नहीं बता पाऊंगा। अच्छा, तो मेरे सोच से परे है। प्लीज मैं एक बात कहना चाहता हूँ, थोड़ा सा मास्क हटा दीजिए, मैं थोड़ा सा आप ध्यान आपका नोट कर लूँ। हाँ जी, बताइए क्या कहना चाह रहे हैं। ECG मशीन में हाँ एक्टिविटी है। अच्छा, जो मशीन बोल रही है हाँ वो यही बता रही है कि इसके अंदर कुछ है। हाँ, अब क्या है हाँ ये ऊपर वाला जानता है। ये ऊपर वाला जानता है। मैं इसमें अच्छा, एक बात और है, मैं एक जैसे मैं शब्द यूज कर रहा हूँ कि किसी मृतक व्यक्ति में ये चीज़ तो नहीं होती ना? नहीं होती है, नहीं होती, स्ट्रेट लाइन आती है। स्ट्रेट लाइन आती है, कोई हलचल नहीं होती है, क्योंकि ये स्टेज जो है 28 जनवरी की है। अच्छा, 28 जनवरी से आज आपकी 3 फरवरी हो रही है। इतना लंबा कोई एक्टिविटीज नहीं होती है। एक्टिविटी हमें दिख रही है, ठीक है। अच्छा, इनके लिम्ब लीड में एक्टिविटी है। अच्छा, ठीक है, जितना लीड लगा हुआ है दोनों हाथ दोनों पैर में, उनमें एक्टिविटी है, दिख रहा है ECG पेपर में। अच्छा, शो कर रहा है, जबकि ब्रीदिंग नहीं है। ब्रीदिंग नहीं है, हार्ट बीट नहीं है, पल्स नहीं है, ठीक है, लेकिन एक्टिविटी है। ECG में एक्टिविटी है। अब तक इतना लंबा पीरियड हो गया, 7 दिन में मुझे तो नहीं लगता ऐसी एक्टिविटीज किसी मृतक बॉडी में आएगी। अच्छा, मुझे नहीं लगे। अच्छा, और आपका हाथ पाँव पूरा एकदम मुलायम है, जहाँ से चाहिए मोड़ लीजिए, जहाँ से हाथ आप पकड़ देख ही रहे हैं। जो मशीन बता रही है वो मैं जान रहा हूँ सर। अच्छा, अब ईश्वर की बात अलग है। जी, वो कुछ भी कर सकता है, मैं उसके बारे में नहीं कह सकता। मतलब ये लाइनिंग जो चल रहा है, ये एक्टिविटीज है, ये हलचल है। अच्छा, हलचल है, इसीलिए तो मैंने पकड़ लिया। अच्छा। और साध्वी की समाधि पर लखनऊ और जालंधर के आश्रमों के बीच जारी विवाद और बढ़ता दिख रहा है। साध्वी की जिंदा समाधि पर जालंधर के दिव्य ज्योति जागृति संस्थान ने सवाल उठाए। मेडिकल जांच करने वाले डॉक्टरों की क्षमता पर सवाल उठाए गए। जांच कर रहे डॉक्टरों को क्यों नहीं दिखाया गया, ये सवाल उठाया गया है दिव्य जागृति संस्थान की तरफ से। वीडियो में डॉक्टरों को क्लियर क्यों नहीं दिखाया गया, डॉक्टर्स की क्वालिफिकेशन और पहचान सार्वजनिक की जाए, ये डिमांड की है दिव्य जागृति संस्थान। लखनऊ में साध्वी आशुतोषांबरी की समाधि पर लखनऊ के आनंद आश्रम और जालंधर के दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के बीच विवाद बढ़ता जा रहा है। साध्वी की समाधि में जाकर आशुतोष जी महाराज को जगाने के दावों को खारिज करने के बाद अब जालंधर के दिव्य ज्योति जागृति संस्थान ने
साध्वी की समाधि में होने पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। दिव्य ज्योति जागृति संस्थान ने मेडिकल जांच करने वाले डॉक्टरों की क्षमता पर भी सवाल उठा दिए हैं। दिव्य ज्योति संस्थान के आरोपों पर आनंद आश्रम के संचालक महादेव स्वामी ने कहा कि आश्रम में डॉक्टर की टीम को यूपी सरकार ने भेजी थी। ब्रजेश पाठक उप मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने सीएमओ कहा मनोज अग्रवाल को, उन्होंने टीम भेजी है, सरकारी तंत्र का है। अब आप सब चीजों को झूठा कह दें तो मैं क्या कर सकता हूँ भाई। अब जब हम तो अपने घर से डॉक्टर नहीं बनाए थे, तो आप सीधे सीधे सरकार पर प्रश्न उठाते हैं, तो योगी जी और उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जवाब देंगे। इसके अलावा जालंधर के दिव्य ज्योति संस्थान ने साध्वी आशुतोषम्बरी के समाधि पर सवाल उठाते हुए कहा कि साध्वी खुद को धर्मगुरु के तौर पर स्टैब्लिश करने का प्रयास कर रही है।